नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 जून 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में है। पूरा नाम क्या है इस स्कीम का? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये स्कीम देखो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब सड़क के किनारे वो लोग जो रेडी लगाते हैं, फ्रूट या फिर सब्जियां इत्यादि बेचते हैं। सैलून वाले जो सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर काम करते हैं, या फिर लॉन्ड्री वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम स्वनिधि स्कीम। होगा क्या इस स्कीम में? देखो, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये की माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब वो लोग जो स्ट्रीट वेंडर थे लॉकडाउन लगने से पहले यानी 25 मार्च से पहले, उनको 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकेगा। और ख़ास बात यह है बिना किसी गारंटी के, मतलब कोई चीज़ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का माइक्रो क्रेडिट मिलेगा, यानी लोन मिलेगा। कैश ट्रांसफ़र नहीं करेगी सरकार, लोन के तौर पर 10,000 रुपये मिलेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रीट वेंडर्स ये 10,000 रुपये की रकम टाइम पर चुका देते हैं तो एनुअल बेसिस पर 7% जो इंटरेस्ट है सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में डाल दिया जाएगा, जिन्होंने लोन लिया है सब्सिडी के तौर पर। समझ गए? मान लीजिए कोई ए पर्सन है, 10,000 रुपये का लोन लिया, ए ने समय पर चुका दिया, इंटरेस्ट भी भर दिया, तो 7% इंटरेस्ट जो है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर ए पर्सन के खाते में डाल देगी। स्कीम कब तक लागू रहेगी? ये स्कीम देखो एप्लीकेबल रहेगी मार्च 2020 तक, यानी अगले साल मार्च तक। इस स्कीम से देखो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका कामकाज प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से, वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकेंगे। और अगर अर्ली रीपेमेंट दी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा इस लोन की, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन के अपग्रेडेशन के बारे में है। कुछ दिनों पहले हमारे देश की वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान की अनाउंसमेंट की थी, और उस दौरान ये कहा था कि एमएसएमई की डेफिनेशन को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। इसी सिलसिले में अब इस डिसीजन को अप्रूवल दे दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। हालांकि देखो, जो वित्त मंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था उससे भी ज़्यादा डेफिनेशन जो है वो रिलैक्स कर दी गई है। नई डेफिनेशन है क्या, हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी। देखो, एमएसएमईज यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जान है, बैकबोन है। टोटल 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज हैं हमारे देश में, और देश की जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 29% से ज़्यादा है। देश का आधा जो एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमईज के द्वारा किया जाता है। 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं एमएसएमईज। तो आत्मनिर्भर अभियान को सफल बनाने में एमएसएमईज का योगदान बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पुरानी जो डेफिनेशन है वो देखो निकल के आती है 2006 के एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट से, लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी। पुरानी डेफिनेशन के अनुसार अगर इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है और एनुअल टर्नओवर 10 लाख से कम है तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। और अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। सबसे लास्ट में अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन अब आप देख सकते हो डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दी गई है। अब नई डेफिनेशन के अनुसार अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो वो एंटरप्राइज कहलाएगी माइक्रो एंटरप्राइज। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वो कहलाएगी स्मॉल एंटरप्राइज। सबसे लास्ट में मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन ये है, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना। तो देखो, नई डेफिनेशन से फ़ायदा ये होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगा हमारे देश में।
एक सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा नई डेफिनेशन का, सरकार एमएसएमईज को बहुत मामलों में राहत पहुंचाती है। जैसे देखो अभी हाल ही में 3 लाख करोड़ का क्रेडिट अनाउंस किया गया है एमएसएमईज के लिए। तो जितनी ज़्यादा डेफिनेशन रिलैक्स होंगी उतनी ही ज़्यादा एमएसएमईज सरकार के इन लाभों का फ़ायदा उठा पाएंगी। सरकार जो स्कीम्स चलाती है एमएसएमईज के लिए उनका इस्तेमाल कर सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमईज, और इससे और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और एमएसएमईज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इंडिया और ज़्यादा सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। बिल्कुल बेसिक्स से डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल। देखो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज ठीक उसी प्रकार का एक्सचेंज होगा जैसे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इन एक्सचेंजेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी अपनी आप को लिस्ट करवाती है और उसके बाद फंड्स रेज करती है मार्केट से। लेकिन देखो डिफरेंस ये होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सोशल एंटरप्राइजेज रजिस्टर कर सकेंगी। सोशल एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है, देखो वो एंटरप्राइज जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, कॉमन गुड को इंश्योर करना। एग्जाम्पल देता हूँ, अरविंद आई हॉस्पिटल। ये देखो अरविंद आई हॉस्पिटल की एक ऐसी चेन है जो पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब लोगों में आइज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाता है अरविंद आई हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो ये एक सोशल एंटरप्राइज है। इस प्रकार की एंटरप्राइजेज इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवा सकेंगे। सेबी इसके लिए रेगुलेशन संबंधित गाइडलाइंस जारी करेगी ताकि सोशल एंटरप्राइजेज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इस एक्सचेंज पे रजिस्टर करवा सकें और फंड्स रेज कर सकें मार्केट से, इक्विटी के माध्यम से, डेट के माध्यम से या फिर म्यूचुअल फंड रिलीज करके। समझ गए? एक एक लाइन में इन सब का मतलब आपको बताऊं। देखो इक्विटी मतलब शेयर्स परचेज करते हैं। मान लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे तो एक प्रकार से मैंने रिलायंस में हिस्सेदारी खरीदी है। डेट का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि 10,000 रुपये अगर आप मुझे देते हो, मान लीजिए ए कंपनी है वो कहती है आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए और बदले में हम आपको ये प्रिंसिपल इतने साल बाद लौटा देंगे, लेकिन हर साल या फिर निश्चित समय के बाद इतना इंटरेस्ट आपको 10,000 रुपये पर देंगे। तो ये होता है डेट यानी कर्ज। और सबसे लास्ट में म्यूचुअल फंड में ये होता है कई सारे इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉर एग्जांपल बॉन्ड, शेयर मार्केट। तो ये हमने जल्दी से मतलब जान लिया। देखो इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का फ़ायदा क्या होगा, सोशल एंटरप्राइजेज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो जल्दी से इस एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगी और पैसा उनको हासिल हो सकेगा इंडिविजुअल डोनर से, फिलंथ्रोपिक यानी मानवता के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से, वो कंपनीज जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ काम करवाना चाहती हैं उनसे भी पैसा हासिल हो सकेगा। वैसे भी देखो हमारा जो देश है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के मामले में काफ़ी पीछे हैं, तो ये एक्सचेंज जब इस्टाब्लिश होगा तो सामाजिक कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, वो आसानी से फंड्स जुटा सकेंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइक्लोन निसर्ग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात के कोस्ट पर यह साइक्लोन निसर्ग टकराया। अच्छी बात देखो ये रही, बंगाल की खाड़ी में यानी ईस्टर्न कोस्ट पर जो साइक्लोन आया था अम्फान, उसके अपेक्षाकृत ये निसर्ग साइक्लोन इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो नुकसान नहीं हुआ। देखो ये अम्फान साइक्लोन जो आया था इससे काफ़ी नुकसान हुआ, खास करके कोलकाता शहर में। यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर रिलेटिवली कम साइक्लोन्स आते हैं, कम इंटेंसिटी के साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी में, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पर यानी बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? इसके देखो 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे मेन जो कारण है वो ये है, अरेबियन सी में पानी का जो टेम्परेचर है
वो कम है, जबकि बंगाल की खाड़ी में पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। मतलब अनुकूल कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। दूसरा, अरेबियन सी में पानी में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है, जबकि बंगाल की खाड़ी में काफ़ी सारी नदियाँ खिरती हैं, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी रिलेटिवली कम है। और पानी में देखो, जब सैलिनिटी कम होती है वो पानी जल्दी गर्म होता है, इवापोरेट भी जल्दी होता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट के द्वारा ये भी माना जाता है कि पैसिफिक ओशन में जो टाइफून्स इमर्ज होते हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, ये 2-3 रीज़न जो साइंटिस्ट के द्वारा बताए जाते हैं हमने डिस्कस किए क्यों बंगाल की खाड़ी में रिलेटिवली ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। हालांकि रीजंस और भी ज़्यादा काफ़ी हो सकते हैं। सुबह ओनली इस चैनल पे साइक्लोन से संबंधित ये वीडियो आई थी, ये वीडियो आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी साइक्लोन्स से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एंटीफा के बारे में है। एंटीफा का पूरा नाम है एंटीफासिस्ट। क्यों न्यूज़ में है ये ऑर्गेनाइजेशन? देखो, यूएस में जॉर्ज फ्लोइड की हत्या के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 1 हफ्ते से यूएस में अनरेस्ट है। तो कुछ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस आरोप लगा रही हैं कि एंटीफा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा रोल प्ले कर रही है यूएस में वायलेंस फैलाने में। तो यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी धमकी दे दी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिनेट करेंगे। तो एंटीफा के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, ये अपने आप में कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, काफ़ी सारी लेफ्ट मूवमेंट्स के लिए। काम इस एंटीफा ऑर्गेनाइजेशन का या फिर मूवमेंट का ये है नियो नाजीज को और वाइट सुपरमेसिस्ट को रेसिस्ट करना। नियो नाजी कौन लोग होते हैं? देखो, वैसे तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की डेथ हो गई थी। हिटलर नाजी आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहते थे वर्ल्ड पर, लेकिन हिटलर की डेथ के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, जबकि ये जो आइडियोलॉजी है प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के अगेंस्ट है। जैसे कि जो आर्यन रेस हैं वो प्योर रेस हैं, बाकी की रेसेस प्योर नहीं हैं। जर्मनी में रहने वाले लोग या फिर इंग्लैंड में रहने वाले लोग या फिर कुछ और लोग, उस समय की बात हम कर रहे हैं, वो लोग आयरन रेस से संबंध रखते हैं और वो लोग प्योर रेस वाले हैं। इस प्रकार की बातें नाजी आइडियोलॉजी के द्वारा कही जाती थी। और वाइट सुपरमेसिस्ट वो लोग होते हैं जो बोलते हैं, मानते हैं कि वाइट जो है बाकी रेसिस के अपेक्षाकृत सुपीरियर हैं, तो वाइट्स को बाकी रेसिस के ऊपर डोमिनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट काम करती है एंटीफा। हिस्ट्री की बात करें, कुछ लोग तो देखो ये भी बोलते हैं इवन जर्मनी में जब नाजिज्म आया था तब से ही ये एंटीफा यानी एंटी फासिस्ट जो मूवमेंट है वो जारी है। मेंबरशिप की बात करें, कोई औपचारिक स्ट्रक्चर तो है नहीं एंटीफा का, अलग अलग मूवमेंट्स से मेंबर्स जो हैं ड्रा करती है ये मूवमेंट। जैसे देखो 2011 में यूएस में एक मूवमेंट चली थी ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। उस मूवमेंट का मकसद ये था विरोध करना वर्ल्ड में जो असमानताएं इमर्ज हो रही हैं इनकम के मामले में, इसका विरोध करना। डेमोक्रेसी है नहीं वर्ल्ड में सही मायनों में, इसका विरोध करना। तो इसको कहा गया था ऑक्यूपाई मूवमेंट। ये यूएस में आई थी 2011 में। इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर, ये ऐसी मूवमेंट है जो कि हाईलाइट करती है इस इशू को कि ब्लैक्स के अगेंस्ट किस प्रकार से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं वहाँ से मेंबरशिप ड्रा करती है एंटीफा। ये अपने आप में ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एंटीफा के जो मेंबर्स हैं, वैसे देखो जब किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो मास्क पहनते हैं, काले रंग की ड्रेस में आते हैं। इस प्रकार के इश्यूज इनके द्वारा उठाए जाते हैं, जैसे LGBTQ, एंटी कैपिटलिज्म, इंडिजिनस राइट्स। और एंटीफा की जो प्रेजेंस है सिर्फ यूएसए में नहीं है,
काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं। जब से यूएस में ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, चूँकि ट्रंप देखो राइट आइडियोलॉजी के आइडियाज़ में बिलीव करते हैं, तब से इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा है यूएसए में। चलते हैं आगे। लास्ट आर्टिकल मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में है। इन्होंने देखो हमारी इकोनॉमी की जो रेटिंग्स हैं वो घटा दी हैं। पहले इंडिया की इकोनॉमी की रेटिंग थी Baa2, अब घटा के कर दी गई है Baa3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो महामारी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ। अभी भी देखो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हैं। अगर हमारी रेटिंग एक और नोच गिर जाती है, हम Baa3 के बजाय एक और लेवल नीचे आ जाते हैं Ba1, तब हम नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एंटर कर जाएंगे। अभी तक हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ही हैं, मतलब मूडी का मानना है कि इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सकता है फ़िलहाल के समय में। देखो जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी किसी इकोनॉमी की, फॉर एग्जांपल AAA होगा, तो मतलब वहाँ पर वो सबसे अच्छी डेस्टिनेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। ये कुछ डेटा है, जैसे रेटिंग एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो GDP है वो 4% तक श्रिंक होगी। लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या मानती है इसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछने वाली है। यूपीएससी देखो एक क्वेश्चन ये पूछ सकती है सिंपल, मूडी, फिच, S&P ये क्या हैं? जैसे काफ़ी बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, ये फर्टिलाइजर्स हैं, मिसाइल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्या हैं? तो इसी प्रकार के ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे कि ये म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक्स हैं, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम हैं। तो आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होगा। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि MSMEs हमारे देश की GDP में 29% कंट्रीब्यूट करती हैं, ना कि ऑलमोस्ट 50%। नेक्स्ट, निसर्ग साइक्लोन के बारे में। फॉर्म हुआ बंगाल की खाड़ी में, नॉर्थ इंडियन ओशन में। गलत। ये देखो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ। नेक्स्ट, एंटीफाम, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये साउथ एशिया की लार्जेस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये लेफ्ट आइडियोलॉजी से संबंधित मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की एक मूवमेंट है, पूरा नाम है एंटीफासिस्ट। तो चारों स्टेटमेंट्स आज गलत हैं। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।